हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रीट मेंस लेवल 2 का पेपर हुआ था उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे तो किस प्रकार के क्वेश्चन थे तथा उनके क्या आंसर हैं। काफ़ी अच्छा पेपर आपका ये रहा होगा दोस्तों। जो जीके था वो भी काफ़ी अच्छा था तथा जो साइंस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी सामान्य क्वेश्चन थे। ज़्यादा डीप लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन 10वीं स्तर के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। 4 उदाहरण यहाँ पर दिए गए थे। पहला था कुष्ठ रोग, दूसरा था क्षय रोग, तीसरा था डिप्थेरिया, चौथा था टिटेनस। तो ये चारों ही जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि 1-2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। जी का मान यहाँ पर आपको 10 लेना है। 10वीं की जो किताब है साइंस की उसमें दे रखा है ऐसे कैसे क्वेश्चन। तो आपने निकाल लिया होगा mgh वाले फॉर्मूले से। जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें वो mgh होगी। m का मान 2 है, g का मान 10 है, h का मान 5 है। तो 5 दूनी 10 यानी कि 100 जूल यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो आप सभी को पता है, सामान्य क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन आया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कब उतरे थे। तो ये जुलाई 1969 में उतरे थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आया था कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है। तो ऐसा कौन सा अंगक है जो झिल्ली रहित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम में जो मेम्ब्रेन होती हैं ये एब्सेंट होती हैं। अगला प्रश्न आया था कि विरंजन की क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक हैं। तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आया था कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो काफी सिंपल ये प्रश्न था। अंडे का खोल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसकी क्रिया जब H2SO4 से कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यानी कि CO2 गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी 10वीं की जो किताब है साइंस की उसमें क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन आया था कि जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जक अंग पाए जाते हैं। इसके संबंध में आपको 2 कॉलम दिए गए थे, इनको आपस में सम्मिलित करना था। तो यहाँ पर जो प्लेनेरिया होता है ये फ्लेम सेल्स के माध्यम से उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का डी हो जाएगा, अर्थवर्म का क्या हो जाएगा, नेफेरिडिया हो जाएगा। तो इसका सी से हो जाएगा। जो कॉकरोच होता है इसमें क्या होता है, तो मेल पिगी नलिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर कॉकरोच के साथ आ जाएगा, यानी कि तीसरे के साथ आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से क्या आएगा, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए तथा चौथे का बी। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। तो इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, ये भी आपके 10वीं स्तर का ही क्वेश्चन है जो कि 10वीं की साइंस में दे रखा है। तो CaSO4.12H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था कि जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2। अगला प्रश्न आया था प्रतिरोधों से संबंधित। जो प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम पढ़ा था आपने, उसी से संबंधित ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें दिया गया था समांतर क्रम। इसमें 2 प्रतिरोध जोड़े गए थे 6 ओम के। तो ये आपने निकाल लिया होगा, 1/6 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3। तो जो आर आ जाएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपके मोल से संबंधित। इसमें पूछा गया था कि निम्न में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। 4 उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि जो एक मोल में परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। कितनी होती है अवोगाद्रो संख्या एक मोल के लिए, तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 यही होती है।
तो आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो, जो 4 उदाहरण दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा मोल किसमें है, तो 46 ग्राम। एन में कितने मोल होंगे, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो 46 में 23 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। तो इसमें 2 हैं। बी वाला ऑप्शन देख लीजिए आप, 12 ग्राम हीलियम में देख लीजिए। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 4 होता है। तो 12 में जैसे 4 का भाग करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही माना जाएगा, 12 ग्राम हीलियम। इसमें जो परमाणु की संख्या होगी वो सर्वाधिक होगी, क्योंकि इसकी जो मोल की संख्या है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए कि जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक हो जाएगा। तो आपको पता है बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो ये किया था कि दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तथा वाष्पीकरण की क्रिया घट जाती है। तो जब दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा तो गलनांक क्या होगा, कम होएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एक केंद्रकाणु, यानी कि मोनोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था बल से संबंधित, यहाँ पर पूछा गया था कि असंपर्क बल नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल और श्यान बल ये दोनों बल क्या होते हैं, संपर्क बल होते हैं। संपर्क में आने पर ही यह प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन कर सकता है। तो आप सभी को पता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे मिलाकर जो मिट्टी की अम्लीयता है उसको उदासीन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा हुआ चूना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, भुजा हुआ चूना। अगला प्रश्न आया था कि वर्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा गया है कि एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता है धारा के तापीय प्रभाव सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, उसका आवर्तकाल होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने पढ़ा है ओमेगा बराबर क्या होता है अपने पास, 2 पाई न्यू होता है। यहाँ पर ये आवर्ती है और ये कोणीय वेग है। अब न्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। तो न्यू की जगह आप 1/t लिख दीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। तो टी बराबर ये फॉर्मूला किस प्रकार से आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब वैल्यू जो दे रखी है ओमेगा की वो कितनी दे रखी है, 2 पाई ही दे रखी है। तो यहाँ पर 2 पाई रख दीजिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपने पास, एक निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपके कि पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भू-स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 4 से 5 एग्जामों में रिपीट किया जा चुका है इसी वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आया था आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने कृत्रिम बहुलक के बारे में पढ़ा है। 3 ही उदाहरण जनरली पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक उदाहरण दे रखा था रेओन। रेओन एक कृत्रिम बहुलक है, न कि प्राकृतिक बहुलक। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आया आपके कि शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मेनान्स से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था आपके कि निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका भार अधिक होगा उसी का जड़त्व ज्यादा होगा। तो कार, ट्रक, साइकिल, स्कूटर, इसमें से किसका भार अधिक है, तो ट्रक का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आया था आपके पेपर में, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखो, आंतरिक ऊर्जा से संबंधित नहीं होगा, ये प्रथम नियम होता है, तो यहाँ पर बी ही सही माना जाएगा, तापमान से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तापमान से यानी कि टेम्परेचर से संबंधित होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। अगला प्रश्न है, आर्द्रश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोबलेट कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न था आपके ब्लड से संबंधित ही, ये काफी सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर पूछा गया था कि सार्वत्रिक ग्राही रुधिर, जो सर्वाधिक ग्राही रुधिर होता है कौन होता है? ए बी होता है। में क्रमशः कौन से प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी होते हैं? तो आपको पता है जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है इसमें केवल एंटीजन ही होते हैं, ए ओ बी, जबकि एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए ओ बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन से निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C3H3। आप सभी ने पढ़ा है एल्केन, एल्काइन, एल्किन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी सही, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम जिंकेट बनेगा। अगला प्रश्न आया था आपके पेपर में कि बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 का पूर्णांक गुणज होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है? तो NH/2 ये किसके इक्वल होता था? तो कोणीय संवेग mvr के इक्वल होता है। ये क्या है? बोर का परमाणु मॉडल है या सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी सिंपल प्रश्न था तथा 10वीं स्तर का प्रश्न था। इस प्रकार से आपका ये पेपर था जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे तथा आपके पेपर की जो जीके हैं वो भी काफ़ी अच्छी आई है। ज़्यादा डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, सामान्य क्वेश्चन थे। तो आप सभी का ये जो पेपर है काफ़ी अच्छा रहा होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही निकल रहे हैं। जो मैंने जो टॉपिक कंप्लीट करवाए थे उनसे लगभग सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। मैंने जो टॉपिक कंप्लीट करवाए थे उनके जो क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।